हेलो दोस्तों। तो आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल MSc सगाली में दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो के तरह फिर से मैंने एक वीडियो लाया हूं जो क्या है, क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा है। और देखिएगा, ये पाठ लेसन वाइज है, वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। इससे पहले हमने लेसन 9 किया था और ये लेसन क्या है, ये लेसन नंबर 10 का है, तरंग प्रकाशिकी है। दोस्तों, इससे पिछले वाले में क्या देखे थे, तो प्रकाशिकी देखे थे यानी कि ऑप्टिक्स, और यहाँ पे क्या है, तरंग ऑप्टिक्स। ये 2-3 चैप्टर मिलाकर, कुल मिलाकर ऑप्टिक्स 2-3 चैप्टर है जो प्रकाशिकी से रिलेटेड है। यहाँ से लगभग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेते हुए 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आप इसे इग्नोर ना करें, आप इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। देखिएगा, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते रहेंगे दोस्तों, बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहेंगे, आपको वीडियो में तो मज़ा आएगा ही, साथ साथ एग्जाम में भी मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ हमने तैयारी किया है। तो दोस्तों, अब आप भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और चलिए समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। साथ साथ आप भी लगाते चलिए। आप यहाँ पे जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन में से आप अपने आप से कितना लगा पाते हैं, वो भी आप कलम कॉपी लेकर बैठें, देखते हैं आप कितना लगा पाते हैं। और जितना लगा पाइएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, साथ साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है? तो प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों से बनता है। क्या हो जाएगा, विद्युत तथा चुंबकीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा होती है। प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा, यहाँ पे सूत्र पूछा जा रहा है। तो सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे एच भी क्या होता है दोस्तों, एच भी, ऑप्शन ए। खैर, इस सेशन में हमने ऑप्शन को नहीं रखा है, चूंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन था इसलिए ऑप्शन को नहीं लिए हैं। आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 3 क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी? तो द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा हाइगेंस ने दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दिए थे, हाइगेंस ने। इसके बाद का क्वेश्चन है, तरंग के व्यतिकरण की घटना में क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, ऊर्जा का न तो क्षय होता है और न ही लाभ होता है, केवल और केवल क्या है, पुनर्वितरण होता है। क्या होता है, केवल पुनर्वितरण होता है। न तो क्षय होगा यानी कि नुकसान, न तो लाभ होगा, केवल और केवल क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा? दोस्तों, यंग के अनुसार उसके प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को दुगना कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सीधा संबंध होते हैं, यानी कि समानुपाती होता है। क्या चीज, तरंग दैर्घ्य और फ्रिंज की चौड़ाई क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यानी कि एक दूसरे से सीधा संबंध में होते हैं। इसलिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अगर दुगना कर देंगे तो यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? साबुन का जो बुलबुला है दोस्तों, वो सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, व्यतिकरण। क्या कारण है, व्यतिकरण। और साथ साथ किस लेंस के भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भांति। किस लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, और कारण क्या है, व्यतिकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश की किरण को तीखे कोर से मोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक कांच है, ये डायरेक्ट प्रकाश यहाँ पे पड़े, ये एक डायरेक्टली यहाँ पे इधर से जाकर किधर भी मुड़ जाए, यानी किसी को तीखा मुड़, यानी डायरेक्टली मुड़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको विवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, विवर्तन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9,
विनाशी व्यतिकरण, दोस्तों आपको व्यतिकरण में पढ़ाए थे, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है। पहला क्या होता है? संपोषी, पहला संपोषी और दूसरा विनाशी। शीर्ष शीर्ष पर और गर्त गर्त के अगर साथ में रहे तो उसको क्या कहेंगे? संपोषी कहेंगे। अगर शीर्ष और गर्त एक दूसरे के साथ में हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? विनाशी कहेंगे। ये क्या है? तो ये संपोषी है, और ये क्या है दोस्तों? तो ये विनाशी है। तो क्वेश्चन है विनाशी व्यतिकरण में पथांतर क्या होता है? इसमें पथ का अंतर क्या होता है? तो 2n+1 इंटू λ/2, 2n+1 इंटू λ/2 होता है किसमें? विनाशी में। किसमें? विनाशी में पथांतर कितना होता है? 2n+1 इंटू λ/2 होता है। इसके बाद क्वेश्चन 10, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्वादित रूप से अनुपस्थित सिद्ध होती है वह गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम क्या है दोस्तों? तो बूस्टर का नियम है म्यू बराबर tan IP या n बराबर tan IP, दोनों में से जो रहेगा वो एक है। कभी कभी म्यू को n भी लिखा जाता है। अब बूस्टर का नियम क्या है दोस्तों? ध्रुवण कोण, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यह कहलाता है। तो इसे बूस्टर का नियम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे बूस्टर का क्या है? ये सूत्र हो गया और यहाँ पे परिभाषा हो गया, यानी कि ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या उस पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा तो उसे ही बूस्टर का नियम कहा जाता है। ये क्या है? स्पर्शज्या है। tan IP क्या है? तो ध्रुवण कोण का स्पर्शज्या है, और उसी पदार्थ का ये क्या है? अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक बराबर स्पर्शज्या, ध्रुवण कोण का स्पर्शज्या। तो ये हो गया बूस्टर का व्यंजक या सूत्र, जो भी कहिए। और यहाँ पे ये क्या हो गया? परिभाषा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग। न्यूटन ने बताए थे कि प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, लेकिन ये कहना गलत है। न्यूटन ने इस बात को गलती बता दिया था। दोस्तों न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है? वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, लेकिन ये गलत है। वायु में ही जल की अपेक्षा अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश के तरंगाग्र की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है दोस्तों? तो गोलीय होती है। क्वेश्चन क्या है? किसी बिंदु स्रोत से अगर कोई प्रकाश तरंगाग्र बनकर निकल रहा है तो उसका ज्यामितीय आकार कैसा होता है? गोलीय होता है। देखिए ये यहाँ से कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू हो रहा है तो कैसा निकलता है दोस्तों? इस तरह से निकलते जाता है, यानी कि इस तरह से गोलीय निकलता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है? तरंगाग्र। और फिर यहाँ से बढ़ते जाता है, यानी कि तरंगाग्र कैसा होता है? तरंगाग्र का ज्यामितीय आकृति तो गोलीय होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन। कौन थे प्रतिपादक? न्यूटन थे। इसके बाद देखेंगे, और द्वितीय तरंगाग्र के लिए, तो द्वितीयक के लिए कहा जाए तो वहां पे हाइगेंस हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, तरंगाग्र के लंबवत रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है? तो ये तरंग संचार की दिशा को दिखाता है। किसकी दिशा को दिखाता है? तरंग संचार की दिशा को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। व्यतिकरण की घटना किस तरंग में हो सकती है दोस्तों? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग में भी हो सकती है, अनुप्रस्थ तरंग में भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी कह सकते हैं। सभी प्रकार के तरंगों में व्यतिकरण की घटना हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर कितनी होनी चाहिए? कलांतर और एक होता पथांतर। तो यहाँ पे कलांतर π/2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? π/2 होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, दो निकटतम दीप्त फ्रिंजों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए दीप्त फ्रिंज है और एक ये दीप्त फ्रिंज है, बीच में क्या है? अदीप्त है। फिर से यहाँ पे क्या है? फिर से यहाँ पे दीप्त फ्रिंज है, फिर से यहाँ पे दीप्त फ्रिंज है। तो ये जो बना है ये दीप्त फ्रिंज है, और बीच में क्या है? अदीप्त फ्रिंज है। तो कह रहा है कि दो निकटतम दीप्त फ्रिंजों के
केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रिंज चौड़ाई कहा जाता है। इसके बीच के जो भी जगह है उसके जगह को क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसी जगह को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाएगा। ये क्या है? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। क्या है? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। निम्न से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में रहे, लेकिन सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका? हीरा का। और कितना होता है? तो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मात्र 20 क्वेश्चन को ही किया गया है। इस तरह से अगले वीडियो में भी क्वेश्चन मिलते रहेगा। और दोस्तों ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये कभी ना कभी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, और आपके भी परीक्षा 2024 में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने का संभावना अधिक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाएं, और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हैं कृपया वे लोग सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।